फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो स्रोतों की बात कर रहे थे उसमें आज हम बात करेंगे धर्मेतर स्रोत। धर्मेतर साहित्य स्रोत। हम धर्मेतर साहित्य स्रोतों की बात कर रहे थे। अध्ययन की दृष्टि से धर्मेतर साहित्य स्रोतों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार किया गया है। पहला है ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य। नंबर 2 है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य। नंबर 3 है क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य। और नंबर 4 है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक साहित्य की। जब हम ऐतिहासिक साहित्य की बात करते हैं तो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण रहता है सबसे पहले कलहण की राज तरंगिणी। कलहण की राज तरंगिणी। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये इसमें बड़ा सवाल भी पूछा जाता है। हमारे बुक्स के पेज संख्या 38 पर ये कलहण की राज तरंगिणी का जो उल्लेख किया गया है वो 4 नंबर का सवाल भी बनता है और छोटा सवाल भी बनता है कि राज तरंगिणी की रचना किसने की? कलहण ने। अब हम देखते हैं कलहण की राज तरंगिणी के बारे में। नंबर 1 पहला बिंदु हम देखते हैं। यदि हम कलहण को देखें, कलहण कौन थे? तो कलहण कश्मीर के लोहार वंश के शासक। लोहार वंश के शासक। लोहार वंश के शासक हर्षदेव के महामत्य या प्रधानमंत्री चंपक के पुत्र कलहण थे। और ये लोहार वंश के शासक जयसिंह के दरबारी थे। जयसिंह के दरबारी थे, जिन्होंने 1147 से 1149 के मध्य इस ग्रंथ की रचना की। कलहण कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्षदेव के महामत्य चंपक के बेटे थे। एक कनक भी इनके भाई थे। वो संगीतकार थे और ये जाने माने लेखक और कवि थे और वो संगीतकार थे। लोहार वंश के शासक जयसिंह के दरबारी थे जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। राजतरंगिणी का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें कि राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, यानी तरंग माने नदी की तरंग या लहर। राजाओं की नदी या तरंग या राजाओं का समय प्रवाह। राजाओं का समय प्रवाह है। नंबर 3 तीसरे बिंदु की बात करते हैं कि कलहण की जो राजतरंगिणी है वह यह रचना 8 तरंगों में है। 8 तरंगों में है, ध्यान रखें, ये रचना 8 तरंगों में है, जिसमें प्रथम 3 तरंग
पूर्व के राजवंशों का है तथा 4 से 6 तक का जो तरंग है वो लोहार वंश के पूर्व का जो राजवंश रहा है कर्कोट वंश, कश्मीर का जो कर्कोट वंश है जो लोहार वंश से पूर्व था वो 4 से 6 तक तरंग का उल्लेख उसमें है। और 7वां और 8वां तरंग है ये जो है वो लोहार वंश से संबंधित है, लोहार वंश से संबंधित है। ये रचना संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कलम की राजतरंगिणी की भाषा जो है वो संस्कृत है। अब सवाल हमारा पैदा होता है कि ये जो कलम की राजतरंगिणी है इसको एक ऐतिहासिक प्रमाणित स्रोत के रूप में क्यों माना जाता है। यह भारतीय इतिहास की प्रथम प्रमाणित पुस्तक है। हमारा यही सवाल है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि कलम की राजतरंगिणी को एक ऐतिहासिक प्रमाणित पुस्तक क्यों माना गया है। कलम की राजतरंगिणी को एक ऐतिहासिक प्रमाणित पुस्तक क्यों माना गया है। नंबर 1 पहला बिंदु है क्रमबद्धता, इसको अपन क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल। देखिए इतिहास का ज्ञान जब वैज्ञानिक माना जाता है, जब प्रमाणित माना जाता है, तब वह जब प्रमाणित और होने के साथ कर्मबद्ध भी हो, यानी लिखा हुआ ज्ञान है वो कर्मबद्ध रूप से हो, घटनाक्रम जो है वो क्रोनोलॉजिकल हो, एक के बाद एक इस तरह के घटनाक्रम हो, तब वो प्रमाणित माना जाता है। नंबर 2 गुण दोषों का विश्लेषण, इसे हम कहते हैं समालोचनात्मक, यानी इस ग्रंथ की दूसरी जो विशेषता है वो समालोचनात्मक ग्रंथ है। ये गुण और दोष दोनों का उल्लेख करता है। नंबर 3 इतिहास की सत्यता उसी नहीं है जो पक्षपात रहित हो। कलम की जो राजतरंगिणी है वो पक्षपात रहित है, यानी शासक में बुराइयां हैं तो भी लिखी गई हैं, शासक के अच्छे कार्य तो उसको भी लिखा गया है, यानी ये पक्षपात रहित ग्रंथ है। नंबर 4 भावी जीवन के लिए शिक्षा देने वाला ग्रंथ है, शिक्षा देना। इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास का महत्व इसी में है कि जो वर्तमान में और जो अतीत की जो घटनाएं घटित हुई है उस घटनाओं से हम शिक्षा लें और शिक्षा लेकर के हम भावी जीवन में वो गलतियां वापस पुनः दोहरान नहीं करें, यही तो इतिहास है। और इसी को लेकर के इन्होंने जो भावी जीवन की शिक्षा देने वाले विवरणों को इसमें लिखा है। नंबर 5 ध्यान रहे ये ऐतिहासिक ग्रंथ होने के साथ साथ इसमें काव्य शैलियों का भी प्रयोग किया गया है, काव्य शैली अपनाई गई है तथा इसमें मनोरंजन के दृश्य भी डाले हैं। मनोरंजन की घटनाएं इसमें डालने का उद्देश्य है कि पाठक जो है इस ग्रंथ में रुचि लेकर के पढ़ें। इस प्रकार हम देखते हैं तो कलहण की राजतरंगिणी में ऐसी अनेक प्रकार की विशेषताएं दिखाई देती हैं, जिन विशेषताओं के कारण इसे हम प्रथम प्रमाणित पुस्तक के रूप में स्वीकार करते हैं। अब इस रचना में क्या वर्णित किया गया है। इस रचना में कश्मीर के बारे में विशेष लिखा गया है। कश्मीर का विशेष उल्लेख है कि कश्मीर जो नामकरण है
वो ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मरीचि और मरीचि के जो पुत्र ऋषि कश्यप थे, और उन ऋषि कश्यप के आधार पर कश्यप मेरु, ये कश्मीर का नाम बताया गया है। कश्मीर का नाम कलहण की राजतरंगिणी में कश्यप मेरु के रूप में उल्लेखित किया गया है। दूसरी बात इसमें क्या है, इसका जो उल्लेख है उसमें महाभारत, जो महाभारत के नायक है, महाभारत के नायक और जो रामायण के नायक है, रामायण के नायक, महाभारत के नायक और रामायण के जो नायक हैं, उन नायकों को आधार बना करके कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। महाभारत में पांडव सहदेव का इसमें उल्लेख है, सहदेव के काल की घटनाएं और सहदेव के बारे में विवरण इस रचना में है। वहां से कलहण की राजतरंगिणी को शुरू किया गया है। उसके बाद फिर आगे सभी राजवंशों का वर्णन करते हुए यहाँ तक कि सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के पुत्र जलोक ने कश्मीर में शासन किया था, और अशोक ने श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी, ऐसा उल्लेख भी कलहण की राजतरंगिणी में मिलता है। इस प्रकार कलहण की राजतरंगिणी भारतीय इतिहास में एक जानी मानी प्रमाणित पुस्तक है। कलहण की राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, तरंग प्रवाह, राजाओं के समय प्रवाह के रूप में जाना जाता है। कलहण कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्षदेव के महामते चंपक के पुत्र थे और लोहार वंश के शासक जय सिंह के दरबारी थे। इन्होंने जो ये रचना लिखी है वो 8 तरंगों में लिखी है। प्रथम 3 तरंग है वो पूर्व के राजवंश यानी महाभारत से लेकर के पूर्व के राजवंश से उनका उल्लेख है। उसके बाद इसके 4 से 6 तक तरंग है वो लोहार वंश से पूर्व कर्कोट राजवंश से संबंधित है, और उसके बाद 7वां और 8वां जो तरंग है वो लोहार वंश के शासकों से संबंधित है। इस तरह का विवरण उसमें मिलता है। इसके अलावा कश्मीर का नामकरण मिलता है कश्यप मेरु के रूप में। उसके बाद रामायण और महाभारत के जो नायक है उन्हीं नायकों को आधार बना करके यहाँ के शासकों का वर्णन किया गया है। सम्राट अशोक का उल्लेख मिलता है, अशोक ने यहाँ श्रीनगर बसाया ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अशोक के पुत्र जलोक ने भी कश्मीर में शासन किया। इस तरह कश्मीर का विवरण देने वाली ये कलहण की राजतरंगिणी है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये प्रथम राजतरंगिणी के रूप में मानी जाती है। राजतरंगिणियां 5 लिखी गई। इसके बाद कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध जैनुल आबादीन नाम के शासक के काल में भी 2 ये राजतरंगिणी लिखी गई। उसके बाद अकबर के काल में भी एक राजतरंगिणी लिखी गई। इस तरह की कई राजतरंगिणियां हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रथम राजतरंगिणी के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा जो ऐतिहासिक साहित्य स्रोत है महत्वपूर्ण वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ध्यान रहे ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें 4 नंबर का प्रश्न बनता है। पिछले बोर्ड में पूछा गया कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो हम देखते हैं कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये इनके नाम हैं अलग अलग। कौटिल्य जैसा कि सोमदेव की कथा सरित सागर में और विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। कौटिल्य कुटिल कार्यों के कारण, कूटनीति के कारण इनका नाम कौटिल्य था। चाणक्य के पुत्र होने के कारण इनका नाम चाणक्य था और वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र जिसको कुसुमपुर कहा गया, कुसुमपुर पटना, आधुनिक पटना के रूप में जाना जाता है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र, ये भी सवाल पूछा हुआ है। और तक्षशिला, ध्यान रहे चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये जो चाणक्य है वो दक्षिण भारत से आया, तेलुगु क्षेत्र से आया, लेकिन पाटलिपुत्र में ये रहा और पाटलिपुत्र के बाद इसने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हम देखते हैं कि नंदवंश के शासक
घनानंद। स्टूडेंट्स ध्यान दें, मौर्य वंश से पूर्व का जो वंश है वो है नंद वंश, और नंद वंश के शक्तिशाली शासक हुए महापद्मनंद, जिन्होंने कलिंग के अंदर नहरें निकालने का काम किया, सिंचाई का कार्य किया। नंद वंश के काल में भारत में सर्वाधिक सोना, धन, धान्य, संपत्ति थी, और नंद वंश के काल में भारत पर विदेशी यूनानी आक्रमण हुए थे। सिकंदर ने आक्रमण किया था, पोरस के प्रतिरोध के कारण सिकंदर वापस चला गया था, और सिकंदर का प्रतिनिधि सेल्यूकस आया था, और सेल्यूकस के द्वारा पोरस को पराजित करने में और उसका पूरा सहयोग घनानंद ने किया था, और इसलिए चाणक्य घनानंद के दरबार में आए, और दरबार में आने के बाद चाणक्य ने इनसे निवेदन किया कि हमारे देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा करें, स्वराष्ट्र की, अखंड भारत की रक्षा करें। लेकिन घनानंद ने इसका प्रत्युत्तर गलत दिया, इसलिए चाणक्य ने यहीं से वचन ले लिया कि घनानंद का शासन समाप्त करेंगे। और फिर क्या होता है कि वे एक राजकिलम खेल खेलते हुए इस तेज तरार बालक यानी चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त करते हैं, उसे प्रशिक्षण देते हैं, और प्रशिक्षण देने के बाद जैसा कि मुद्रा राक्षस में लिखा है, ग्रंथ मुद्रा राक्षस ये रचना है विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त का ऐतिहासिक संस्कृत ग्रंथ है मुद्रा राक्षस में लिखा है कि घनानंद के महामत्य प्रधान राक्षस नाम के व्यक्ति का सहयोग लेकर के चाणक्य ने नंद वंश के शासक घनानंद का अंत किया, और अंत करने के बाद 321 से 298 ईसा पूर्व के मध्य मौर्य साम्राज्य का शासन रहा, और इनके दरबार में ये कौटिल्य एक महाअमात्य के रूप में थे, और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा जो अर्थशास्त्र के रूप में ऐतिहासिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। आइए हम देखते हैं अर्थशास्त्र का वर्णित विषय किस प्रकार का है। देखिए, अर्थशास्त्र का अर्थ से जितना लेना देना नहीं है, उतना इसका राजनीति और लोक प्रशासन से लेना देना है। अर्थशास्त्र के जो वर्णित विषय है उसमें राजनीति और लोक प्रशासन, यानी ये राजनीति के क्षेत्र का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के क्षेत्र का एक प्रमाणित ग्रंथ है। और इसी प्रमाणित ग्रंथ के कारण कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा गया। भारत का मैकियावली, देखिए यूनान में मैकियावली ने द प्रिंस नाम से एक श्रेष्ठ राजनीतिक पुस्तक रचना लिखी थी, राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण थी। वैसे ही भारत में ये पहली रचना है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। हम बात करते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। इसकी भाषा संस्कृत है, ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें 15 अधिकरण हैं और 150 प्रकरण हैं, और इसमें 180 विषयों का उल्लेख है। तो पहली बात अर्थशास्त्र के मामले में हमारे पास ये हुई कि अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसी के कारण हम चाणक्य को भारत का मैकियावली कहते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ है, उसके 15 अधिकरण हैं, 150 प्रकरण हैं, और 180 विषयों में संस्कृत भाषा में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नंबर 3 हम देखते हैं, इसकी नंबर 3 विशेषता हम देखते हैं। इसके जो 15 अधिकरण हैं, उन अधिकरणों में जो वर्णित विषय है उसका इस प्रकार हम उल्लेख देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पहले अधिकरण में है जो प्रशासन है वो है। दूसरे अधिकरण में हम देखते हैं जो कर्मचारी है, उनका शासन
3 नंबर में हम देखते हैं 3 और 4 इसका जो प्रकरण है उसमें न्याय से संबंधित है, यानी दोनों न्यायालय दीवानी और फौजदारी का उल्लेख है। 5 नंबर में कर्मचारियों की कर्तव्य है, कर्मचारियों की कर्तव्यों का उल्लेख है। और इसके छठे अधिकरण में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, छठा अधिकरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो छठा अधिकरण है, इस अधिकरण में यानी 6वें अधिकरण में जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, एक राजा को शासन चलाने के लिए 7 बिंदु उसके पास होने चाहिए, यानी उसका स्वयं का वह शासन या शासक होना चाहिए। जो शासक है तो उसके लिए राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र है तो उसके लिए दुर्ग किला होना चाहिए, दुर्ग किला है तो उसके लिए सेना होनी चाहिए, सेना है तो उसके लिए कोष होना चाहिए, धन होना चाहिए, और कोष है तो उसके लिए मित्र होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और जो 7वां है वो इस राज्य के चलाने के लिए दंड का विधान होना चाहिए। तो इस तरह से एक राज्य को चलाने के लिए जो 7 सिद्धांत दिए जिसको सप्तांग सिद्धांत के रूप में मानते हैं, इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में उल्लेखित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4, इसकी चौथी विशेषता। ध्यान रहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है, अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। अन्य पुरुष शैली का मतलब क्या है? अन्य पुरुष शैली का मतलब ये है कि यह जब कौटिल्य ने ग्रंथ लिखा तो कहीं पर भी इस ग्रंथ में कहीं पर भी अपना कोई नाम या अपनी कोई पहचान उल्लेखित नहीं की, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि इसने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ में कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से किसी मौर्य वंश के शासक का नाम उल्लेखित नहीं किया गया। तो दोनों दृष्टि से, यानी लेखक ने अपनी दृष्टि से और जो शासन प्रणाली है राजतंत्र की उसके दृष्टिकोण से ये जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए इसको अन्य पुरुष शैली के रूप में मानते हैं। तो हमारे पास क्या प्रमाण है कि ये मौर्य काल का ग्रंथ रहा होगा? प्रमाण यही है कि मौर्य काल की जो शासन प्रणाली है वो सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी और सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। मौर्यकालीन जो प्रशासन था, जो प्रशासन के लक्षण थे, प्रशासन के जो नियम थे, प्रशासन के जो सिद्धांत थे और प्रशासन की जो प्रणाली थी, जैसे कोषाध्यक्ष, शनिदाता, समाहर्ता, महामत्य, उसके सहयोगी, मंत्री, इस तरह उनके मंत्रियों के जो प्रवेश की जो उपदा परीक्षण है, उपदा परीक्षण, ऐसी बहुत सारी बातें जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित की गई है। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर ये मानते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देता है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं नंबर 5 कि ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, हमारे पास इसके प्रमाणिक तथ्य जो है वो कहाँ से मिले, किस तरह से मिले? तो दक्षिण भारत में मैसूर में एक संग्रहालय है, मैसूर संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। और इस मैसूर संग्रहालय के अंदर एक तेलुगु ब्राह्मण थे, तेलुगु ब्राह्मण भट्ट स्वामी, जिनका नाम था भट्ट स्वामी ने कुछ तेलुगु प्रतियां इकट्ठी की और इन तेलुगु प्रतियों को एक पत्रिका निकाली जाती थी इस संग्रहालय के द्वारा, तो उसका नाम था मैसूर रिव्यू। इस मैसूर रिव्यू में जो इसके बारे में विवरण दिया जाता था उसको लिखा डॉक्टर आर शाम शास्त्री ने। उनका नाम है डॉक्टर आर शाम शास्त्री। डॉक्टर आर शाम शास्त्री ने क्या किया, यहाँ की जो कुछ पांडुलिपियां मिली, पांडुलिपियां का मतलब है हस्तलिखित जो प्रतियां मिली, उन हस्तलिखित प्रतियों को डॉक्टर
आर शाम शास्त्री ने वर्ष 1906 से लेकर के 1909 तक इस रिव्यू में प्रकाशित किया। इस रिव्यू में प्रकाशित किया, अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया। तो क्या पता चला कि इस तरह की पांडुलिपियां कुछ और जगह पे रखी हुई है, और वो और जगह थी म्यूनिक का संग्रहालय। म्यूनिक जर्मनी के अंदर है म्यूनिक का संग्रहालय। म्यूनिक के संग्रहालय में कुछ इस तरह की प्रतियां रखी हुई थी। वो प्रतियां और ये प्रतियां समान थी। जब इनका मिलान किया गया तो एक समूह के रूप में एक ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिसे हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों की हम बात कर रहे हैं, और ऐतिहासिक स्रोतों में ये विवरण के रूप में इन दो ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है, जिसका हमने गहराई से अध्ययन किया। उसके बाद कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके रचनाओं के नाम और लेखक का मिलान करने वाला परीक्षा में प्रश्न आता है। विद्यार्थी ध्यान देंगे, उसमें सिर्फ मिलान करने वाला प्रश्न जो आता है वो कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 है बाणभट्ट की रचनाएं या बाणभट्ट। उसके बाद है कालिदास की रचनाएं। उसके बाद है सुद्रत की रचना। उसके बाद है विशाखादत्त की रचना। उसके बाद है विधन की रचना। उसके बाद है वाक्पति की रचना। उसके बाद है सोमदेव की रचना। देखिए, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, संपूर्ण हर्ष के बारे में जानकारी देती है। कालिदास के खंड काव्य रघुवंशम और ये ऋतुसंहार है, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य है। और नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में जो है वो केवल मालविका अग्निमित्रम, ये एक ही ग्रंथ दे रखा है, हमें ये याद रखना है। मिलान करने वाला सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। शूद्र की एक रचना है मृच्छकटिकम, जिसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। जन सामान्य परिवारों को लेकर इसमें पहली बार इस तरह का विवरण मिलता है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद विशाखादत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस मौर्य साम्राज्य की स्थापना और नंद वंश के पतन का उल्लेख मिलता है। विधान की रचना है विक्रमन देव चरित। राजा विक्रम जो चालुक्य वंश से संबंधित थे, इसका उल्लेख विलान में मिलता है। वाक्पति गौड़वाहो, वाक्पति की रचना है गौड़वाहो। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। तो इस प्रकार एक मिलान करने वाला सवाल जो पूछा जाता है वो इन रचनाओं में से पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। कुछ और रचनाएं हैं जिनको हम क्षेत्रीय साहित्य में और विदेशी साहित्य स्रोत में अगले पोर्शन में कल देखेंगे।